हाँ जी। तो फाइनली हम एथिक्स के लास्ट लेक्चर पे आ ही गए। गिरते उठते पढ़ते रुकते, कभी फास्ट कभी धीरे। ठीक है। और देखो, मैंने एक चीज प्रॉमिस, थोड़ा डिले हुआ है मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज प्रॉमिस की थी कि एग्जाम से पहले एथिक्स पूरी करवा दूंगा। और एग्जाम में तो अभी कितना है, अप्रैल मई जून, 3 महीने तो पूरे पूरे हैं। जुलाई के 20 दिन और 8 दिन ही है, मतलब लगभग 4 महीने आपके एग्जाम से पहले। अब और क्या चाहिए यार, एग्जाम से 4 महीने पहले पूरे एथिक्स हम ढंग से करके जा रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास रिवीजन के लिए इनफ टाइम होगा, इसको अप्लाई करने के लिए इनफ टाइम होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो आज का जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर मेनली मतलब पढ़ाने का कुछ है नहीं इसमें। मैं बस समझा दूंगा चीजें कि ऐसे 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 होती है, बाकी आपको चीजें याद करनी पड़ेगी आज वाले लेक्चर में मोस्टली। एप्लीकेशन बेस्ड कुछ ज्यादा है नहीं। कंटेंट में आपको दे दूंगा, पढ़ना है आपको। 9 लेक्चर यदि आपने ढंग से पढ़े ना, इंक्लूडिंग केस स्टडी, तो इस लेक्चर को समझने में आपको दिक्कत होगी ही नहीं। और ये भी मैं वादा करता हूं कि आपने पूरे 10 लेक्चर एथिक्स के अच्छे से देखे हैं, तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि आपका कोई भी कंपटीटर होगा ना, उससे बढ़िया कॉपी होगी आपकी। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ आरएस वाले डोमेन में। ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली एग्जाम की डिमांड को हिट किया है हमने इन 10 लेक्चर्स में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देखो कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू, शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा, ये पढ़ेंगे एक तो। उसके अलावा लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, महापुरुषों, समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा को पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये पबेड का है, लेकिन क्योंकि वैल्यूज वाली बात हो रही है तो वैल्यूज एथिक्स में आती है, तो ये मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। उसके अलावा सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे और गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में जब पढ़ाते हुए मैंने लिख लिया था ना मोबाइल में कि ये वाले भी मुझे कवर करने हैं। इनसे भी 2 या 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ एवरीथिंग इज गोइंग राइट और नॉट। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो शुरू करते हैं साहब। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको इसका व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना है, या ट्विटर पे शेयर कर देना है, या इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देना है, लिंक। ठीक है। और आप हमें लेट्स कनेक्टेड, यहाँ पे टेलीग्राम के बायो में जाओगे तो लेट्स कनेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक कर देना, यहाँ पे हमें वो स्क्रीनशॉट भेज देना। हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे लेक्चर 10 की भी। ठीक है। लेक्चर 9 है, क्योंकि 10 तो केस स्टडी था, हो गया था। तो भाई ये साहब ये पूरा क्या हो गया, पर्पल पर्पल हो गया। क्यों? जैसे जैसे कवर होते जाते थे हम, मैं पर्पल करते जाता था। अब देखो आज ये गुड एंड वर्चू वाला कवर हो जाएगा। आज ये ये लेसन्स फ्रॉम लाइव्स कवर हो जाएगा। और एक और था ना, ये वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, तो पहले कवर करो। तो मतलब पूरा आज हम सिलेबस खत्म कर देंगे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे लेसन फ्रॉम द लाइव एंड टीचिंग्स की बात करें तो बोल रहा है कि बुद्धा की टीचिंग आज भी रेलेवेंट है और क्यों है ये बताओ। उसके अलावा जैसे टीचिंग एंड ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स नेवर ग्रो ओल्ड, ब्रिंग आउट देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। वही सेम बात हो गई, उसमें बुद्धा का पूछा था, इसमें लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स का पूछा था। तो आपको यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन में भर भर के एग्जांपल्स देने होंगे। और आज के लेक्चर में मैं कम से कम आपको 100 नहीं, 60-70 एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं बताऊंगा नहीं, आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो गए हो इन 10 लेक्चर को, 9 लेक्चर को सुन के, कि आप खुद से उनको पढ़ के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं करूंगा। आई एम नॉट हियर फॉर स्पून फीडिंग। आप सारे लोग मेच्योर हो, आप मेंस दे रहे हो, आप में इतनी समझ है कि आप एक कंटेंट को पढ़ के उसको अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली आफ्टर ऑल दीज 9 लेक्चर्स। ठीक है। उसके अलावा ये एटीट्यूड वैल्यूज वाले में क्वेश्चन, ये देखो पबेड वाला पार्ट है, तो इसमें सीधे सीधे पूछता है कि जैसे इंटीग्रिटी की डेफिनेशन पूछ ली और एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जरूरी है ना। तो मैंने यहाँ पे जो ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई एचएमटी जेके 30 24 25 जो वैल्यूज है, उनकी सारों की डेफिनेशन, ठीक है, वो क्यों जरूरी है ना, सिग्निफिकेंस, और उनके एग्जाम्पल्स, ये तीनों की एक टेबल बना के वीआईपी में दी थी। वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बस वो रटनी है। समझना में तो कुछ है ही नहीं, मतलब डेफिनेशन रटनी है, बाकी उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो किसी भी वैल्यू की सिग्निफिकेंस के आप उस टेबल के थ्रू जाओगे तो आपको पैटर्न मिलेंगे कि यार ये दक्षता बढ़ाता है, इफिशियंसी बढ़ाता है, यार ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है नागरिकों का प्रशासक के प्रति। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यदि किसी नागरिक का एक प्रशासक में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो प्रशासक कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कैपेबल हो, कितना भी उसके पास रिसोर्सेज हो, वो उस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे में कितना भी ज्ञान हो,
है ना? मैं कितना भी रैंक लाया हुआ हूँ, सब कुछ लाया हूँ, लेकिन यदि आपका मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये अच्छा पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, तो मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, आपको मैं चीज़ें समझा नहीं पाऊँगा। लेकिन यदि आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ, यार ये अच्छा पढ़ाता है, इससे पढ़ने से अपने को एग्जाम में फ़ायदा होगा, तो फिर आप ना ग्रेस्प करने लगोगे। माइंड में बहुत पावर होती है, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। ठीक वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है, ट्रस्ट इंस्टिल करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, वैल्यूज़ वाले काम बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें टेबल में लिखी हुई है। एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, वो आपको एग्जाम में लिख के आना है और साथ में एग्जाम्पल भी देने हैं। एग्जाम्पल भी वहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से नहीं करेंगे, इंडियन फिलोसॉफी से हम करेंगे सबसे पहले गुड एंड इससे वर्च्यू से। ये क्या है गुड एंड वर्च्यूज एक्चुअली 2 या 5 मार्कर के आ सकते हैं तो सीधा-सीधा यहां से करते हैं। देखो कंसेप्ट की बात आए, संप्रत्यय की बात आए तो वो कहां पे था? अपन ने पढ़ा था कि मेटा एथिक्स का पार्ट है जिसमें हम मैंने एग्जांपल दिए थे रित, ऋण, गुड एंड वर्च्यूज। ये सब क्या है? मेटा एथिक्स के पार्ट है। यहाँ पे एथिक्स के ओरिजिन की बात हो रही है। ये सॉरी यहाँ पे बात हो रही है कि एथिक्स क्या है, किससे मिलके एथिक्स बनती है, क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है, ये फिर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में, और उनका एप्लीकेशन यदि रियल लाइफ में करते हैं तो वो होता है अप्लाइड एथिक्स। एक मिनट कोई आ रहा है शायद, सॉरी। सॉरी सॉरी। हाँ जी। हाँ ये पेंसिल ये रही। ठीक है, ये हिला तो नहीं ना कुछ? हम्म। हाँ तो अपन ने रीत और ऋण पढ़ लिया था, अब गुड और वर्च्यू दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए एथिक्स के। तो भाई गुड क्या है? सिंपल सी बात है, वर्ड गुड इज, देखो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, डेफिनेशन बनाने सिखाई थी कि उसका ओरिजिन दे दो और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दे दो, डेफिनेशन बन जाएगी कि वो क्या क्या उसमें शामिल है और उसका ओरिजिन कहां से। तो द वर्ड गुड इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड गट विच मीन्स एनीथिंग वैल्यूएबल और यूजफुल। कोई भी चीज जो यूजफुल है, जो वैल्यूएबल है, वही गुड है, वही शुभ है। ठीक है, जैसे पैसा शुभ होता है किसी के लिए, स्वास्थ्य शुभ होता है, ये सारी चीजें गुड है। ठीक है। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो गुड शब्द जर्मन शब्द गट से लिया गया है, जिसका अर्थ है कोई भी मूल्यवान या उपयोगी वस्तु। एथिक्स में, नीति शास्त्र में शुभ शब्द का प्रयोग नैतिक गुणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नीति शास्त्र में शुभ क्या होगा? जो नैतिक गुण है वही। तो सारी जितनी भी वैल्यूज है, ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई एचएमटी जेके, ये सारी गुड में आ जाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने जो एथिकल कंसेप्ट है रित और ऋण, उनके साथ गुड और वर्च्यू क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक्चुअली गुड एंड वर्च्यू समरी ये पूरे एथिक्स की, है ना? वर्च्यूज और ये जो गुड है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में इसको रखा है। तो कभी भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज गुड, तो गुड बोल देना, ये जर्मन शब्द घट से लिया गया है, इसका मतलब एनीथिंग दैट इज यूजफुल एंड वैल्यूएबल। और एथिक्स की बात करें तो जितने भी मोरल क्वालिटीज है, जितने भी मोरल वैल्यूज है, वो सब गुड को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है। अब 2 टाइप के गुड होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो रिलेटिव गुड एंड एब्सोल्यूट गुड। हिंदी में मैं बात करूं तो सापेक्ष शुभ और पूर्ण शुभ। देखो समथिंग दैट इज रिलेटिव मतलब वो खुद में पूर्ण नहीं है, वो किसी चीज से रिलेटिव, जैसे मार्क्स आपके रिलेटिव होते हैं, है ना? आप घर वालों को बोलोगे कि मेंस में कितने मार्क्स आए, कि मम्मी 350 मार्क्स आए मेंस में 800 में से। मम्मी बोलेगी 350 ही, 800 में से? क्योंकि मम्मी को तो क्या है, मम्मी को तो आदत है कि 8th में आपने 92% 95% लिए थे, 10th में आपने 95% लिए थे, 12th में आपने 90% लिए थे, मेरिट में आए थे, ये आदत है मम्मी को। तो वो उनके लिए तो सापेक्ष रिलेटिवली वो जो मार्क्स है वो बहुत कम है, कि 350 ही मार्क्स लाए थे। जबकि यहाँ पे 350 मार्क्स का मतलब है टॉप करना है। यदि आप मेंस में 350 मार्क्स ला रहे हो तो इंटरव्यू में यदि आपके 60-65 भी नंबर आते हैं तो आप टॉप 10 टॉप 50 में रहोगे। ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, वो खुद में पूर्ण नहीं है। मार्क्स 350 अच्छे हैं या बुरे हैं ये कैसे पता लगेगा? बाकी लोगों के मार्क्स पता करने से, है ना? तो समथिंग रिलेटिव, रिलेटिव गुड इज ए काइंड ऑफ गुड एज ए मीन्स। ठीक है, वो एक साधन है, साध्य नहीं है। इट इज नॉट डिजायर्ड फॉर इटसेल्फ बट फॉर द सेक ऑफ एन हायर एंड और गुड। आपको मार्क्स सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं होते, आपको मार्क्स इसलिए रैंक के लिए, और रैंक भी सिर्फ रैंक के लिए नहीं होती, आपको बहुत सही सॉरी, आपको एसडीएम की पोस्ट चाहिए, और एसडीएम की पोस्ट भी सिर्फ एसडीएम की पोस्ट के लिए नहीं चाहिए। वो एसडीएम की पोस्ट आपको पावर देती है, पैसा देती है, फेम देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, आपको इनर कंटेंटमेंट या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ये सब चीजें देती है, वो एंड है।
मार्क्स हो गया, रैंक हो गया, पोस्ट हो गया, ये सब क्या है? मीन्स है। ठीक वैसे ही अब एग्जांपल मैं आगे दूंगा आपको। वैसे एब्सोल्यूट गुड क्या होता है, पूर्ण सुख क्या होता है? ये अपने आप में ही डिजायर्ड है, ये अपने आप में ही गोल है, ठीक है? ये किसी का साधन नहीं है, खुद ही साध्य है ये, ठीक है? एंड इज नॉट सबॉर्डिनेट टू एनी सुपीरियर गुड। देखो मार्क्स किसके सबॉर्डिनेट थे? मार्क्स रैंक के सबॉर्डिनेट थे। रैंक किसके सबॉर्डिनेट थी? रैंक पोस्ट के सबॉर्डिनेट थी। और पोस्ट किसके सबॉर्डिनेट है? आपकी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, आपका फेम, पावर, पैसा, इज्जत, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजों के सबॉर्डिनेट थी आपकी पोस्ट, ठीक है? लेकिन जो रिलेट एब्सोल्यूट जो गुड होता है वो किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होता, ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव गुड का एग्जांपल देता हूं मैं। गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होती है गुड हेल्थ। अब हेल्थ हमने एंड मान लिया कि भाई मुझे स्वस्थ रहना है, ठीक है? तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट गुड और रिलेटिव गुड हो गया, गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ठीक है? हिंदी में मैं बात करूं तो अच्छा पोषण और व्यायाम क्यों करते हैं? जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य हो। सापेक्ष शुभ अनुशासित स्वास्थ्य है, मतलब मैं खुद सेल्फ डिसिप्लिन होके स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन हम मुझे पूर्ण सुख क्या चाहिए? परीक्षा में अंतिम रूप से मेरा चयन होना चाहिए। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, मेरा कोई ना कोई गोल है, ठीक है? और पढ़ना भी एक शुभ तो है ही, मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और स्वाध्याय कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है, शुभ तो है ही वो भी, ठीक है? सापेक्ष शुभ धर्म अर्थ और काम। जो हिंदू धर्म में जो 4 पुरुषार्थ दिए गए, उनमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है। तो ये जो धर्म, अर्थ और काम है, ये सापेक्ष है, जबकि अल्टीमेटली पूर्ण जो शुभ है वो मोक्ष है हिंदू धर्म के हिसाब से। कि आपको धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, आपको काम का पालन क्यों करना चाहिए, आपको अर्थ का पालन करना। अर्थ क्या होता है? कि पैसा तो कमाओ, पैसा तो कमाना जरूरी है, उसके बिना तो लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से कमाओ, ग्रीडी मत बनो, करप्ट मत बनो, ठीक है? तो ये सारी धर्म, धर्म का पालन करो, लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू राइटियसनेस, अच्छाई के हिसाब से जीवन को जीना। लेकिन अच्छाई के हिसाब से जीवन को क्यों जीना है? क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अल्टीमेटली निर्वाणा चाहिए। अब मोक्ष यहाँ के यदि वर्डली मीन्स वर्डली अफेयर्स के लिए मोक्ष देखोगे तो शांति और कंटेंटमेंट मोक्ष हो जाएगी। और यदि परलौकिक यदि मोक्ष की बात करोगे तो वैकुंठ धाम में जाना मोक्ष हो जाएगी। तो वो एंड है। आदमी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या फिर वैकुंठ धाम चाहिए, ये सारे क्या है? पूर्ण शुभ है, ये एब्सोल्यूट गुड है। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? धर्म का पालन करना पड़ेगा, काम, अर्थ, इन सब का पालन करना पड़ेगा। ये क्या है? सापेक्ष शुभ है। समझ में आ गया? इतना ये शुभ बस है ना। शुभ की मान लो 5 मार्क्स में शुभ को और ज्यादा डिटेल में पूछे तो सारी वैल्यूज लिख देना। कौन कौन सी वैल्यूज? ईट ऑफ टॉपिक, ड्रैगन फ्लाइज, एचएम, टी, जेकी, क्या है ये? एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, टेम्परेंस, ओपननेस, फोर्टिट्यूड, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी हो गया क्या? टेम्परेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। उसके अलावा प्रूडेंस, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, और जी से ग्रेटिट्यूड, एन से नेशनलिज्म, एफ से फोर्टिट्यूड हो गया, एफ से और क्या था? भूल गया मैं खुद ही। एल से लीडरशिप, आई से इंटीग्रिटी, ई से एम्पैथी हो जाता है। उसके अलावा ई से क्या? इफिशियंसी हो गया, है ना? उसके अलावा एच एम टी, मोडेस्टी, उसके अलावा जस्टिस, काइंडनेस, ऐसे 25-30 वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। ये सारी शुभ है, ठीक है? उसके अलावा सापेक्ष शुभ बौद्धिक सुख, जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, प्लेजर। और लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस चाहिए। अरिस्टोटल का समन बोनम ये बोलता है कि एंड ऑफ ऑल एंड्स क्या होता है? समन बोनम, यार मैंने खाना खाया है तो मैं पानी पी लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो एंड ऑफ ऑल एंड अरिस्टोटल क्या बोलता है? हैप्पीनेस। तो वो तो हो गया एब्सोल्यूट गुड। और उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्लेजर चाहिए रादर देन फिजिकल, या फिर फिजिकल प्लेजर जो भी है, जैसे काम वगैरह फिजिकल प्लेजर है, अर्थ फिजिकल प्लेजर है। लेकिन यदि इंटेलेक्चुअल प्लेजर की आप बात करोगे तो अरिस्टोटल ने उसको सपोर्ट किया है। और क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस चाहिए। ये तो एब्सोल्यूट गुड है, हैप्पीनेस क्या है? सॉरी, हैप्पीनेस तो एब्सोल्यूट गुड है, और बाकी रिलेटिव गुड है, बाकी सारी चीजें, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? शुभ की अवधारणा, बस इतनी थी शुभ की अवधारणा। इसमें आपको 2 या 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है?
अब आते हैं भाई अब गुड की बात करें तो गुड गवर्नेंस की भी बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि इससे भी 2 या 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो देखो, गुड समथिंग दैट इज वैल्यूएबल और यूजफुल, ये किसके आगे लगा हुआ है? ये गवर्नेंस के आगे लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें गवर्नेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो ये रट लो आप कि गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज ए कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पे, चाहे वो पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे हो गया या स्टेट लेवल पे हो गया, चाहे पंचायत लेवल पे हो गया, सारे लेवल्स पे आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को यूज कर रहे हो इस कंट्री को गवर्न करने के लिए, इस कंट्री के जितने भी मामले उनको सुलझाने के लिए, वही गवर्नेंस है। हिंदी में मैं यदि डेफिनेशन की बात करूं तो विभिन्न स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग ही शासन कहलाता है। शासन अलग है, प्रशासन अलग है, ठीक है। तो प्रशासन एक पार्ट हो गया शासन का, शासन में तो पॉलिटिकल और ये भी आ गया, इकोनॉमिकल, ये सारी चीजें ना। तो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करना है, क्यों करना है? विभिन्न स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया शासन। अब सुशासन क्या होता है? इसके आगे सु लग गया, शुभ लग गया, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज है, जैसे कोई भी चीज में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो अच्छी बनेगी वो। तो क्या ऐड करेंगे शासन में? जब हम ये सारी चीजें, रेड कारपेट, रेड कारपेट याद रख लेना, मैं यहाँ पे रेड कारपेट, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। तो जब आप जवाबदेही, न्याय संगतता और समावेशिता, विकेंद्रीकरण, सर्वसम्मति, जवाबदेही दोबारा आ गया क्या, भागीदारी, दक्षता और पारदर्शिता, इन सब सिद्धांतों का जब आप प्रयोग करोगे शासन में तो सुशासन बन जाता है। देखो मैं इसको वैसे समझाता हूँ आपको, रेड कारपेट कैसे, देखो आर से हो गया रेस्पॉन्सिवनेस, आप रेस्पॉन्सिव हो जनता की नीड के प्रति। ऐसा नहीं कि आप वहां पे दिल्ली में बैठ के पॉलिसी बना दी और एक बार बना दी तो बना दी, इसमें कोई चेंज नहीं हो, नहीं, आपको रेस्पॉन्सिवनेस दिखानी पड़ेगी। आपको क्या हो गया, ये जवाबदेही नहीं होगा इस रेस्पॉन्सिवनेस का, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिंदी में करके आपको दे दूंगा सही स्लाइड में, ठीक है। उसके अलावा इक्विटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, देखो इक्विटी और इक्वलिटी दोनों में डिफरेंस होता है, मैंने बहुत बार समझा दिया आपको। इक्विटी न्याय संगतता है, इक्वलिटी समानता है, यहाँ पे समानता नहीं करनी सबको, सबको बराबर नहीं करना, कोई अलग, सब अलग है तो सबको अलग, लेकिन न्याय सबके साथ होना चाहिए। तो ऐसा शासन जिसमें न्याय संगतता हो और इंक्लूसिवनेस हो, समावेशिता हो, वो SC ST का भी ध्यान रख रहा है, वो डिसेबल्स का भी ध्यान रख रहा है, वो विमेन का भी ध्यान रख रहा है, वो सारे वर्गों का ध्यान रख रहा है, वो शासन सुशासन होगा, ठीक है। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि पॉलिसी मेकिंग में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा जो अर्बन बॉडीज है उनका भी ठीक ठाक रोल होना चाहिए, तभी तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। स्टेट का भी अपना रोल होना चाहिए, स्टेट के पास अपने फाइनेंस होने चाहिए, तभी तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। कंसेंसस ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि आपने जिनके लिए पॉलिसी बना रहे उनसे पूछताछ ही नहीं की, उनकी कंसेंसस ही नहीं ली। और जब एक चीज समझ में आ गई, लंच करने के बाद में कभी भी वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, सॉरी। कंसेंसस ओरिएंटेड फार्मर लॉज होते हैं, फार्मर लॉज को वापस क्यों ले लिया गया गवर्नमेंट द्वारा? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। और प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो जो पॉलिसी बनाई गई वो कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं थी। किसानों किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया था जब पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अब आपने पॉलिसी बना दी, सब कुछ बना दी, कुछ गड़बड़ होती है, मान लो रेल पॉलिसी बनाई या कुछ भी पॉलिसी बनाई, न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई, कुछ गड़बड़ होती तो आपकी जवाबदेहिता भी होनी चाहिए, तभी वो सुशासन कहलाएगा। आपने पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट कर दिया, कुछ गड़बड़ हुई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर काहे का सुशासन, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, भाई साहब ऐसा नहीं कि आपने पुलिस स्टेट बना दिया, वहां पे कानून का अधिकार होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ में क्या, कौन सा आर्टिकल याद आता है? आर्टिकल 14, रूल बेस्ड लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड क्या था वो, अ, भूल गया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 आपको याद है, तो लॉ, कानून सबके लिए समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जैसा मैंने बोला कि जैसे ग्राम पंचायत का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्पेशली जब MFP डिसाइड होती है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिसाइड होता है, तो उसके लिए ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ऐसा शासन सुशासन कहलाएगा। उसके अलावा इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में RTI वगैरह, मैंने कितनी सारी चीजें पढ़ा दी आपको, है ना। सोशल ऑडिट हो गया, RTI हो गया, ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन बिडिंग हो गई, ये सब ट्रांसपेरेंसी को जन्म देती है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देती है। और इफिशियंसी मतलब दक्षता,
दक्षता भी होनी चाहिए, नहीं तो रेड कारपेट होता है, सॉरी रेड टेपिज्म होता है, फाइलें वो लाल फीता चाहिए, वो लाल फीते में फाइलें बंद के पड़ी रहती है अलमारी के ऊपर, तो इफिशियंसी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें को मिला के जब शासन बनता है वो सुशासन कहलाता है। देखो रेड कारपेट क्या है, RED रेड, R से रेस्पॉन्सिवनेस, E से इक्विटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, D से डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। हिंदी वाले भी इसको रेड कारपेट पे याद कर लेना, फिर उसका मन में हिंदी करते जाना फटाफट से, है ना। सी से या फिर अपना कुछ बना लेना। सी से क्या हो गया, कंसेंसस ओरिएंटेड। ए से क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी। आर से क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ। कारपेट, टी से क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी। ई से क्या हो गया, इफिशियंसी। टी से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो आप ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो यदि एग्जाम में सुशासन पूछता है, तो ये पूरी 9 चीजें हो गई, ठीक है। 3 3 6 3 9, ठीक है। सुशासन वाली चीजें हो गई। विकेंद्रीकृत होना चाहिए, न्याय संगत उत्तरदायी होना चाहिए, पारदर्शी पारदर्शी होना चाहिए। उसके अलावा कुशल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए सबकी, कानून का शासन होना चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया। आगे चलते साहब। अब आपको मान लो डायग्राम बनाना है शासन, सुशासन और नैतिक। अच्छा, एक और नैतिक शासन क्या होता है, वो शासन जिसमें नैतिक मूल्यों का निर्वहन हो, नैतिक मूल्य जिसमें शामिल हो। नैतिक मूल्य कौन कौन, जैसे ईमानदारी, पारदर्शिता, सेवा दृष्टिकोण, सहानुभूति। इस प्रकार के नैतिक मूल्यों के साथ जो शासन होता है, नैतिक मूल्य तो आपके पास ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई एचएमटी के सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सबके साथ जो शासन होता है वो नैतिक शासन कहलाता है। तो यदि डायग्राम बनाए तो सबसे बाहर तो आ गया शासन, ठीक है। इसका पार्ट अंदर हो जाएगा सुशासन, और सबसे अंदर हो जाएगा नैतिक शासन। मतलब यदि कोई शासन नैतिक है तो वो शासन तो होगा ही, सुशासन अपने आप हो जाएगा वो। कोई शासन सुशासन है तो वो शासन तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि सु उसके आगे लगा हुआ है ना, उपसर्ग है ये। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में, ऐसे ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। ये शासन है, ये सुशासन है, और लास्ट वाला क्या है, नैतिक शासन है। मतलब बाय डिफॉल्ट कोई शासन नैतिक है तो वो सुशासन अपने आप ही हो जाएगा, शासन अपने आप ही हो जाएगा। समझ में आ गया। गुड गवर्नेंस भी आपको समझ में आ गई साहब। देखो क्वेश्चंस, अच्छा एक सिटीजन चार्टर था। सिटीजन चार्टर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो 5 मार्कर का क्वेश्चन आया था 2013 में। व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस इन द रेम ऑफ सिटीजन चार्टर इन इंडिया, डिस्कस द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंड लिमिटेशंस। भारत में अधिकार अधिकार पत्र के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, इसके सकारात्मक प्रभाव और सीमाओं का व्याख्यान करें। अब मैंने देखा कि यार सिटीजन चार्टर तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, फिर ये पूछा क्यों। फिर मैंने 2013 का सिलेबस खोला और वहां पे सिटीजन चार्टर साफ साफ लिखा हुआ था। हालांकि अब सिटीजन चार्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिटीजन चार्टर बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, ये यूपीएससी में तो GS2 में दिया हुआ है, ठीक है। GS2 में तो इसके मेरे नोट्स बने हुए थे, तो मैंने मतलब का 2 मार्कर का क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है सिटीजन चार्टर पे। ये पबेड का भी पार्ट आ जाता है, और ये अच्छा यहाँ पे जब 2013 के सिलेबस में एथिक्स का पार्ट नहीं था, ये इसका ही था, पॉलिटी पबेड का ही पार्ट था। तो 2 मिनट लगेंगे अपने को करने में, इसलिए मैंने ज्यादा भी कवर नहीं किया। बाकी अपनी जो वेबसाइट है राजा RS वाली, वहां पे यहाँ पे क्लिक करना आप PDF पे, तो ज्यादा आपको पढ़ना है सिटीजन चार्टर के बारे में, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लेकिन डेफिनेशन और होता क्या है ये मैंने कवर किया है, और एक एग्जांपल ले लिया। अब डेफिनेशन क्या है, एक सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें देखो, वैसे समझता हूँ, पहले डेफिनेशन नहीं, मैं खुद से समझाता हूँ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, और ये 2011 में एक बिल आया था, उसके हिसाब से स्टेट्यूटरी है ये रिक्वायरमेंट, मतलब ये करना ही पड़ेगा हर ऑर्गेनाइजेशन को। हर ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन क्यों खुली हुई है, कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का क्यों खुला हुआ है, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे अभियोजन विभाग है, अभियोजन विभाग क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको PP प्रोवाइड करवाता है। मतलब मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो गया, डाका हो गया, चोरी हो गई, रेप हो गया, एसिड विक्टिम है, कोई भी है, उसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है विक्टिम विक्टिम को, है ना। मतलब गवर्नमेंट उसको लॉयर प्रोवाइड करती है। ये कौन करता है, अभियोजन विभाग करता है ना। कोर्ट होता है, पुलिस होती है, ये सब स्टेक होल्डर्स है क्राइम में, है ना। तो हाँ था मैं, हाँ तो अभियोजन विभाग की क्या क्या सेवाएं हैं, उसका उसका विजन और मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है ना। यदि अभियोजन विभाग के खिलाफ कुछ शिकायत करनी है तो वो कहाँ पे करे, ग्रीवेंस रिड्रेसल कहाँ पे करे, ये सारी चीजें। अभियोजन विभाग में टाइमलाइन कि मतलब आप कहाँ पे अप्लाई करो, किस तरीके से आप सर्विसेज का फायदा ले सकते हो, कितने टाइम में आपको डिलीवर हो जाएगी, आपको RTI चाहिए, तो ये सारी चीजें का एक डॉक्यूमेंट बना के वेबसाइट पे चिपका दिया जाता है। यही सिटीजन चार्टर है। मतलब देखो, ये इस कंसेप्ट का ओरिजिन तो यूके से हुआ था 1970 के आसपास, ठीक है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि यार प्राइवेट ऑर्गेनाइज, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है ब्रिटेन तो, और अमेरिका वगैरह, तो वहां पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो मोस्टली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कंपनीज के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मोस्टली सर्विसेज। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ऐसा बोला जाता है कि हम बिजनेस में नहीं रहेंगे, हमारा काम गवर्न करना है। तो
गवर्नमेंट सोची यूके वाली कि यार हम क्यों ना हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हमारे जो सिटीजन है उनको कस्टमर की तरह ट्रीट करें, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, कुछ भी इश्यू आता है एक ट्वीट कर दो, सारे खड़े हो जाएंगे लाइन में। आपको डीएम आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, वहीं पे रिप्लाई आएगा कि सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, फटाफट से खाता खोल दिया जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी जैसे आपका, ये तो मैंने बहुत बार किया है, जैसे रेड बस पे आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, आपका एचडीएफसी में कुछ काम नहीं हो रहा, एक ट्वीट कर दो एचडीएफसी को टैग करके, फटाफट से एक्शन में आते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो ट्वीट वायरल वायरल हो जाता है तो उनके तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है एक ट्वीट से ही, है ना? इसलिए ये लोग बहुत रेस्पॉन्सिव होते हैं अपने सिटीजन, जो अपने कस्टमर है उनकी डिमांड के प्रति। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी रेस्पॉन्सिव बनाना है ना? जैसे एचडीएफसी की वेबसाइट जाकर देखो, सारी चीजें क्लियर मिलेगी कि देखो यहाँ से खाता खोल सकते हो, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजें। उन्हीं को सुगम बनाने के लिए, नागरिकों को कस्टमर की तरह ट्रीट करने के लिए 21st सेंचुरी इंडिया में सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट लाया गया, और एक ये बिल था, उसके द्वारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इसकी की गई। मतलब ये कानूनन जरूरी है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। अब मैं समझाता हूँ आपको, डेफिनेशन समझ में आ गया? अब डेफिनेशन समझाता हूँ। डेफिनेशन है साहब कि ए सिटी, एक मिनट इसको कम कर लेता हूँ। A citizen charter is a document that outlines the commitment of an organization। जैसे मान लो अभियोजन विभाग हो गया, उसकी कमिटमेंट किसके प्रति? इसके सिटीजन के प्रति। इन टर्म्स ऑफ सर्विस की क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, टाइमली डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब रख लेना है आपको, ये कंपोनेंट्स है ना। यदि मैं हिंदी में बात करूं, नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो सेवा की गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी, पहुंच, सामर्थ्य, मतलब कितना अफोर्डेबल है वो, सूचना और शिकायत निवारण तंत्र के संदर्भ में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि वो संगठन कितना प्रतिबद्ध है उन नागरिकों के प्रति। जैसे फॉर एग्जांपल अभियोजन विभाग का ये नागरिक चार्टर मैंने इनकी वेबसाइट से ही किया है, तो उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले तो हमारा ध्येय क्या है। हमारा ध्येय अपराधियों व आतंकवादियों के जुर्मों से पीड़ित व्यक्तियों का दुख एवं दर्द न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करना है, हमारा ध्येय ये है। उसके बाद में हमारे मूल्य क्या-क्या है कि हमारी कटिबद्धता रहेगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता और सद्व्यवहार है। उसके बाद में हमारी प्राथमिकताएँ क्या है कि हम क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी कार्य पद्धति क्या है, हम किस तरीके से काम करते हैं, और हमारी प्रतिबद्धताएँ क्या है, जैसे संवेदनशीलता, जनसेवा और ये सब। और अभियोजन से नागरिकों की अपेक्षा ये भी ज़रूरी होता है कि हमारी आपसे क्या अपेक्षा है, कि ये बोलते हैं कि आप कोई भी मुकदमा लेके आओ, कोई भी केस लेके आओ, तो बिना डर के निष्पक्ष होके हमें पूरी जानकारी बताओ ताकि हम आपका केस अच्छे से लड़ सकें। ये लिखा हुआ है इसमें कि भय मुक्त निष्पक्ष गवाही देकर अपराधियों को सजा दिलाने में आप सहयोग करो हमारी। ये अभियोजन विभाग ने लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन हो गई, इसके कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं? जैसे एलिमेंट, जैसे विजन और मिशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे मूल्य क्या है। संगठन द्वारा किसी व्यवसाय का विवरण, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसका विवरण, ठीक है। ग्राहकों का विवरण कि हम किस-किस लोग, किन-किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की गई सेवाओं के विवरण, हम कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है हमारा, किस तरीके से आप अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हो। ग्राहकों नागरिकों से उम्मीद, हमें हमारी आपसे क्या उम्मीद है, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो नागरिक हो, यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नागरिक है, ठीक है। इस तरीके से सिटीजन चार्टर समझ में आ गया। डेफिनेशन रट लो, इसके एलिमेंट्स रट लो, एग्जाम्पल दे देना। अभियोजन विभाग का नागरिक चार्टर राजस्थान में बहुत फेमस है, ठीक है। अब चलते हैं साहब वैल्यूज पे। गुड हो गया, गुड गवर्नेंस हो गई, सिटीजन चार्टर हो गया। वैल्यूज क्या होती है, सद्गुण की अवधारणा क्या होती है, ये भी कंसेप्ट में आता है, ये भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब वर्च्यूज, सॉरी वैल्यूज नहीं, वर्च्यूज। देखो, वर्च्यूज और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा आपको। द वर्ड वर्च्यूज डिराइव फ्रॉम द लैटिन विच मीन्स ए हीरो, एक हीरो, है ना। हिंदी में, हिंदी का ये नीचे, एक नायक। अब नायक कौन होगा, हम हमारा समाज नायक किसको मानता है, जिसका कैरेक्टर बहुत एक्सीलेंट हो, है ना, बस यही वर्च्यू है। इट कॉरस्पॉन्ड टू संस्कृत वर्ड वीर्या, विच मीन्स मैनलीनेस, ब्रेवरी, पावर, एनर्जी और एक्सीलेंस। ये तो हमने ओरिजिन बता दिया। तो अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम बताएंगे। डेफिनेशन में दो ही पार्ट होते हैं। हेंस वर्च्यू रेफर्स टू द इनर कैरेक्टर एंड इट्स एक्सीलेंस। ये आंतरिक चरित्र और उसकी उत्कृष्टता से तात्पर्य है वर्च्यू का, है ना। वर्च्यू जो है, जो सद्गुण है, सद्गुण का मतलब है आपका आंतरिक चरित्र और उसका वो कितना उत्कृष्ट है, तभी तो मेन हीरो होगा, तभी तो नायक बनाएंगे हम उसको। बस ये डेफिनेशन आपको रट लेनी है, वर्च्यू, ठीक है। अब कोई भी मेन हीरो है या नहीं है, कोई भी नायक है या नहीं है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है।
है ना? तो वही बस हमें ये समरी है, अब तक जो 9 लेक्चर हमने पढ़े वर्च्यू उन्हीं की समरी है, ठीक है? तो अलग-अलग फिलोसोफर ने वर्च्यू, जैसे कृष्णा ने वर्च्यू के बारे में क्या बोला कि एक इंसान जो स्थित प्रज्ञा है, निष्काम कर्मी है, जो योगा का पालन करता है, भक्ति, कर्म, राजयोग और इन सब का, ठीक है, ज्ञान योग का, जो कि ये सब चीजें एक इंसान के इनर कैरेक्टर को, चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है, ठीक है? तो वो इंसान वर्चुअस इंसान हो जाएगा, बस कृष्णा के हिसाब से वर्च्यू ये है। उसके अलावा सोक्रेट्स के हिसाब से नॉलेज इज द ओनली वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज द ओनली वाइस। मतलब एक इंसान जो नॉलेजेबल है वो वर्चुअस है। सोक्रेट्स की यही प्रॉब्लम थी, सोक्रेट्स ने गलती की थी कि एक इंसान जो वर्चुअस है कभी कुछ गलती कर ही नहीं सकता। फिर उसके जो शिष्य है प्लेटो और एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि ना 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 ना, बहुत सारे ज्ञानी लोग जैसे रावण हो गया, बहुत सारे ज्ञानी लोग ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन वर्चुअस नहीं है वो, क्योंकि हैबिट में भी लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, है ना? आपको अपने डिजायर्स पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो ये सोक्रेट्स के हिसाब से वर्च्यू क्या है? एनीथिंग, एनीवन हु इज नॉलेजेबल इनफ इज ए वर्चुअस पर्सन, ठीक है? उसके बाद प्लेटो के हिसाब से विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज है। तो बस ये समरी है वर्च्यू का। वर्च्यू आ जाए एग्जाम में 2 या 5 मार्कर की। वर्च्यू की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लैटिन वर्ड विट से निकला गया, जिसका माने, जिसका मतलब है हीरो, नायक, मतलब किसी का इनर कैरेक्टर, उसका एक्सेलेंस, किसी का आंतरिक चरित्र, उसकी उत्कृष्टता से मतलब वर्च्यू का मतलब यही है, ठीक है? और अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग वर्च्यू, जैसे कृष्णा के हिसाब से सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल के हिसाब से हैप्पीनेस एंड वर्च्यू गो टुगेदर। एक इंसान है जो हैप्पीनेस को सीख कर रहा है, हैप्पीनेस ही रियल वर्च्यू है, ठीक है? तो मतलब सम्मन बोनम इज हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट वर्च्यू, किसके हिसाब से? ये एरिस्टोटल के हिसाब से। बुद्धा के हिसाब से धम्म, धर्म का पालन करना ही ट्रू वर्च्यू है, ठीक है? एंड वेरियस, जैसे इसके तरीके क्या है, एट फोल्ड पाथ का आप करो, एट फोल्ड पाथ में पढ़ाऊंगा अभी, मध्यम मार्ग का करो, ये सब इन वर्च्यूज को अचीव करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा महावीर के हिसाब से वर्च्यूज 5 महाव्रता का पालन करना, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और अपरिग्रह, ये 5 जो महाव्रत उनका पालन करना ही वर्च्यू है ना? रत्नात्रय, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों का पालन करिए, मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? फॉरगिवनेस, मिच्छामि दुक्कड़म, ये सारी वर्च्यूज है। इमानुएल कांत के हिसाब से फोर्टिट्यूड ऑफ विल ही एक प्योर वर्च्यू है। आप एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल से विचलित नहीं होते यदि आप दृढ़ हो, फोर्टिट्यूड हो। यही तो बोलता है कांत कि आप ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ डूइंग ड्यूटी, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना लालच दिया गया है, आप पे कितना थ्रेट है, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हो, यही वर्च्यू है। जॉन रोल्स के हिसाब से जस्टिस की बातें करता है तो फेयरनेस हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इक्विटी एंड जस्टिस, ये सारी क्या है वर्च्यूज है जॉन रोल्स के साथ। ये रट लेना, आपको ये पढ़ाई भी हुई है मैंने, ये है ना? जेरेमी बेंथम के हिसाब से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटेरियनिज्म एक वर्च्यू है, किसके हिसाब से? जेरेमी बेंथम के हिसाब से। जेम्स मिल के हिसाब से काइंडनेस, ऑनेस्टी, बेनेवलेंस, जस्टिस, ये क्वालिटीज है कैरेक्टर की, ये सब वर्च्यूज है। ये सर अब ये आपको पढ़नी है। एपिक्यूरियनिज्म के हिसाब से वर्च्यूज एंड नहीं है इटसेल्फ, ये मीन्स है हैप्पीनेस और ट्रैंक्विलिटी को, मतलब ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या हो गया? मतलब जैसे शांत, शांत मतलब हैप्पी, ये एक तो हो गया हैप्पीनेस, खुशी, और मतलब चित्त शांत हो, ट्रैंक्विलिटी का एग्जैक्टली हिंदी में आगे हिंदी भी की हुई है मैंने। अरे कहाँ गई? जेम्स मील हो गया एपिक्यूरियन, शांति, सुख और शांति, ठीक है, शांति हो गई, ट्रैंक्विलिटी। उसके अलावा जॉन लॉक के हिसाब से, ये सब मैंने आगे हिंदी भी की हुई है ना, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल है, ये सब मैंने चीजें पहले पढ़ाई हुई है। जॉन लॉक के हिसाब से सद्गुणों में तर्क और प्राकृतिक कानून के अनुसार कार्य करना, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना, और समाज के प्रति दायित्व को पूरा करना, ये वर्च्यू है। कन्फ्यूशियस के हिसाब से 5 स्थिरांक है, 5 सद्गुण है, जैसे रेन, रेन का मतलब है करुणा या दयालुता। ये कन्फ्यूशियस पे क्वेश्चन आ सकता है 2 या 5 मार्कर का। तो कन्फ्यूशियस के हिसाब से वर्च्यूज कौन कौन सी है? 5 वर्च्यूज है, रेन, यी, ली, जी और सिन। ये यार ये चाइनीज नाम है, रेन, यी, ली, जी, सिन, ठीक है? तो ये याद कर लेना आप। रेन का मतलब होता है करुणा या दयालुता, यी का मतलब होता है न्याय, निष्पक्षता, समता, ली का मतलब होता है पारस्परिक संबंधों और समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखना, जी का मतलब बुद्धि या ज्ञान होता है, सिन का मतलब होता है विश्वसनीयता या विश्वास, ठीक है? रेन, यी, ली, जी, सिन, ये आप चलते चलते मेस वाले भैया को या फिर ऐसे मम्मी को, पापा को, भैया को, बहन को, किसी को भी बोल दिया करो दिन में 5 बार, रेन, यी, ली, जी, सिन, रेन, यी, ली, जी, सिन, ठीक है? रेन, यी, ली, जी, सिन। तो फिर वो थोड़े दिनों में आपको पागल करार दे देंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कन्फ्यूशियस की 5 वर्च्यूज याद हो जाएगी, उससे मैटर करता है। कल अभिषेक सर और हम बातें कर रहे थे, एक जापानीज जो लैंग्वेज होती है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। तो एक जेएनयू में एक बंदा था,
मतलब कुछ ऐसा होता है कि एक मतलब उनका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसके 5000 यदि वर्ड्स आपने याद कर लिए तो आप ठीक ठाक जापानीज बोलने लग जाते हो। तो वो उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, तो बढ़िया मस्ती उस्ती करता था, जेएनयू में घूमता फिरता था, घर पे गया तो टाइम 5000 वर्ड्स रटना बहुत मुश्किल से होता है ना, 5000 बहुत चीजें होती है। तो उसको किसी घर वालों के पारिवारिक मामलों में किसी ने फ्रेम कर दिया, पुलिस उसको उठा ले गई, उसको जेल हो गई कुछ दिनों तक। अब जेल में बैठा बैठा वो क्या करे, जेल में बैठा बैठा उसने ना 5000 से भी ज्यादा वर्ड रट दिए जापानीज के, और वो काफी अच्छा कम्युनिकेटर बन गया जापानीज का। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। तो इस तरीके से आप भी अपॉर्चुनिटी निकालो, रेन ली सिन जी सिन बोलते रहा करो किसी को भी। ठीक है। थॉमस होब्स, थॉमस होब्स होब्स के अनुसार सद्गुण में राजनीतिक प्राधिकार जैसे आज्ञाकारिता, कानून का पालन, इस तरीके के व्यवहार शामिल है। अब यार ये पढ़ना ही है, ये पढ़ लेना आप किसके हिसाब से कौन सी वर्च्यू है, ये तो आपको रटना ही है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, समझाने का कुछ है भी नहीं इसमें। वोल्टेयर के हिसाब से, वोल्टेयर का मानना था कि सच्चा सद्गुण हर धर्म परंपरा के अंध पालन के बजाय तर्क के अभ्यास और ज्ञान की खोज में नहीं थे। मतलब ये सुपरस्टिशन के खिलाफ था। कौन? वोल्टेयर। ये बोलता था कि तर्क, रेशनलिटी का प्रयोग करो आप। वोल्टेयर ने सहिष्णुता और करुणा जैसे सब गुणों को भी महत्व दिया, और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की। भाई जो आदमी रेशनलिटी को कर रहा है, धार्मिक सहिष्णुता, टॉलरेंस, टॉलरेंस कहां से आती है? रेशनलिटी से तो आती है। ठीक है। चाणक्य के हिसाब से संयम, सत्यनिष्ठा, धैर्य, नम्रता, दान जैसे सद्गुण है। शंकराचार्य के हिसाब से अद्वैत वेदांता में शंकराचार्य की शिक्षाओं के अनुसार आध्यात्मिक विकास, आत्मबोध और ज्ञान योग है। ये सारे, अब ये सब मैंने इंग्लिश में भी किए, हिंदी में भी किए हुए, आपको लिस्ट मिल जाएगी ये इसी लेक्चर के साथ, तो आप पढ़ लेना इनको। कबीर के हिसाब से उनके दोहों में दर्शाया गया है कि आंतरिक पवित्रता, इनर कैरेक्टर सही होना चाहिए, मन मन की शुद्धता होनी चाहिए, प्रेम, परमात्मा के प्रति समर्पण, करुणा, निस्वार्थता मुख्य सद्गुण है। नानक के हिसाब से नाम सिमरन, ईश्वर का नाम जप करो आप, ईश्वरीय नाम पर ध्यान देना, सेवा, निस्वार्थ सेवा करना, समानता, जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समानता, संतोष, संतोख बोलते हैं वो ना सिखिज्म में, सिख धर्म के गुण है जैसा कि गुरु नानक ने दर्शाया। ये तो सारी चीज आप पढ़ लेना। ये वर्च्यू अपना खत्म हो गया। विवेकानंद, गांधी के साथ जो सत्य, इंसाफ, अनुसरण करना, विनम्रता जैसे गुण, विवेकानंद के हिसाब से वेदांत दर्शन के सिद्धांत, निर्भयता, सच्चाई, करेज, करेज के बहुत बड़े प्रपोजर थे। कौन? अपने विवेकानंद जी। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है जी। तो ये तो आप पढ़ लोगे, मानवता की सेवा करना और ये सब विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लेना। ये अपना क्या हो गया, वर्च्यू भी खत्म हो गया। ये आपको रटनी है चीजें। देखो, कंसेप्ट ऑफ गुड पढ़ा दिया, कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू पढ़ा दिया। अब आएंगे अपन इस पे, इस वाले टॉपिक पे। कौन से वाले टॉपिक पे? एक मिनट। हाँ, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स रिफॉर्मर। अब भाई साहब ये टॉपिक इतना वास्ट है ना, इस टॉपिक को मैं 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, और इस टॉपिक को मैं 15 दिन भी पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स की कमी थोड़ी ना इंडिया में और बाहर। हजार स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछ लेगा, दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ लेगा, राजाराम मोहन राय के बारे में पूछेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ लेंगे, सुभाष के बारे में पूछ लेंगे, लीडर्स रिफॉर्मर्स अभी रिसेंट में बहुत सारे, किसी के बारे में पूछ सकते हैं वो तो अपने को क्या करना है, एज ए टीचर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको कंटेंट बना बनाया दे दूं, एक तो वो तो ठीक है। हर चीज को पढ़ाने की बजाय आपका दिमाग थोड़ा सा खोल दूं, तो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लीडर या रिफॉर्मर का आ जाए, आप उसको एथिक्स के उसमें ढाल के आप अच्छा आंसर लिख के आ जाओ। बस यही करना है। क्योंकि जीएस वाला पार्ट आपको मुझसे ज्यादा आता है ना। राजाराम मोहन राय के बारे में आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। मतलब यूपीसी के टाइम में पढ़ा था मैंने, लेकिन काफी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए यूपीसी छोड़े हुए, 2 साल हो गए। और अभी अभी रिसेंट में रिवीजन आपका जाता है, मेरा फोकस तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने पे, एथिक्स पे, जैसे अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ तो इकोनॉमिक्स पे। तो कोई भी इंसान ना हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, वो मिथ है। यदि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाऊं तो मैं बहुत पुअरली परफॉर्म करूंगा। लेकिन यदि मैंने 2-3 सब्जेक्ट पकड़ लिए तो मैं उसमें परफेक्शन की तरफ जा सकता हूँ। मैं उसमें, क्योंकि देखो, आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी पड़ती है, लेकिन जैसे मुझे गीता के लेक्चर के पहले मुझे इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी ना। अरे भाई, ये क्यों अटक गया? 1 मिनट। ये आईपैड ही अटक गया। ये देखो, ऐसी दिक्कतें हो जाती है। अब इससे अच्छे डिवाइसेस तो क्या ही होंगे, ये मैकबुक है, ये आईपैड है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अटकी जाती है चीजें। कोई बात नहीं। ओ, 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 ओ,
हाँ, तो मैं कहाँ था? काम तो चला दूंगा मैं, उसकी टेंशन मतलब आप। हाँ, बात हमें क्या बोल रहा था? तो हाँ, मेरा 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 जो अल्टीमेटली जो एम रहेगा इस वाले टॉपिक में, जो फिलोसोफर्स हो गए, इंडियन फिलोसोफर्स हो गए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स हो गए, आपको एक मसाला सा बता दूं कि यार ये यूज करके आप इन सबको करना कर सकते हो, ठीक है? तो अब दो तीन चीजें इनको तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू धर्म। ये दो तीन चीजें तो ऐसा है कि इनमें तो स्टैटिक पार्ट आपको याद ही रहना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। तो सबसे पहले अपन जैसे मान लो जैनिज्म करते हैं ना। हम्म, क्या किया जाए यार, ये तो चल ही नहीं रही। क्या किया जाए, क्या किया जाए? वाह। वाह मोदी जी वाह। टाइम कितना हो गया? 41 मिनट हो गए ना? ये तो गलत हो गया साहब, अटकना तो नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको करने की। हाँ, तो कहाँ थे अपन? हाँ, तो मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये तो पढ़ाता हूँ आपको। तो रिफॉर्मर में सबसे पहले बुद्धा की बात करें, तो बुद्धा के आपको चार तो नोबल ट्रूथ याद कर लेने। चार नोबल ट्रूथ होते हैं कि भाई सबको सफर करना पड़ेगा, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। इंसान दुनिया में आया तो उसको सफर तो करना ही पड़ेगा। एक मिनट, हेलो 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 हेलो। हाँ, तो इंसान यदि दुनिया में आया है तो उसको सफर तो करना ही पड़ेगा, दुख तो आएंगे आएंगे, पहला पहला सत्य ये है। दूसरा, द ट्रूथ ऑफ द कोज ऑफ सफरिंग, मतलब इस सफरिंग के पीछे एक कोज होगा, कारण होगा, बिना कारण के दुख नहीं आता, ये भी सच्चाई है, ठीक है? तीसरा, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, और ये दुख कभी जाएगा भी सही, ऐसा भी नहीं कि दुख हमेशा रहेगा। लाइफ का क्या होता है, साइनोसॉइडल कर्व होता है। एक मिनट। लाइफ का जो कर्व होता है, अरे चल अरे, उधर तो हो रहा है, अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। अब ये थोड़ा जुगाड़ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ का जो कर्व है वो ऐसे साइनोसॉइडल होता है, कभी कभी हम ऊपर होते हैं, कभी हम नीचे होते हैं, ठीक है? तो ये कर्व जो है, कभी सुख कभी दुख, तो दुख एंड भी होगा। और लास्ट का वाला जो ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट लीड्स टू एंड ऑफ द सफरिंग, मतलब एक पाथ हम मैं दूंगा आपको, उस रास्ते पे आप चलोगे तो वो दुख खत्म हो जाएगा। ये चार नोबल ट्रूथ है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में कि इसका जो चार नोबल ट्रूथ है बुद्धा के, वो बताओ, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रशासन में, ये भी बताओ आप, है ना? तो ये ध्यान रख लेना आप। तो सफरिंग, आप इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला लिखा हुआ है देखो, सफरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो गए, ये भी दुख है एक तरीके का। हेवी वर्कलोड की 24/7 ड्यूटी, अभी आजकल मैं एक चलो छोड़ो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके, ठीक है? तो मैं किसी से मिला था तो वो इतना बिजी थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट में, वो तो वो मतलब जैसे सुबह से लेकर शाम तक उनकी ड्यूटी थी, फिर नाइट उनकी ड्यूटी थी, तो ये सब चीजें थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, ये सब दुख है, सफरिंग है। इनका पाथ क्या है, एंड इन सफरिंग को करना है, आपको इंटीग्रल रहना पड़ेगा, मतलब इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस वाली पार्ट, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दिखानी पड़ेगी। वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, इफिशिएंसी और रेजिलियंस आपको दिखाना पड़ेगा, और एट फोल्ड पाथ का आपको यूज करना पड़ेगा। अब एट फोल्ड पाथ क्या है, अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं। ये रहा एट फोल्ड पाथ। ये थोड़ा मुझे आज जुगाड़ ही करना पड़ेगा इस चीज का। एट फोल्ड पाथ, अब जैसे मान लो 10 मार्कर का क्वेश्चन आ गया कि बुद्धा की टीचिंग्स को सिग्निफिकेंस आ रही है 10 मार्कर का, तो आपको सारे लिखने हैं कि ये जो जो आपको नोबल ट्रूथ है, एट फोल्ड पाथ है, मध्यम मार्ग है, विनय पिता का धम्मा, ये सारी चीजें आपको लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी साफ सुथरी। एट फोल्ड पाथ क्या गया, ये आठ आठ जो पाथ है, यदि आप इनका पालन करते हो, इनके रास्ते पे चलते हो, तो आपको दुखों का एंड हो जाएगा। जैसे राइट, देखो यहां से शुरू करो, इनका क्रम मैंने, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों माइंड के पार्ट है, ठीक है? आपकी हिंदी में मैं बात करूं तो ये रही, है ना? सम्यक दृष्टि, नहीं इसमें मैंने हिंदी में सही नहीं जमाया। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, और सम्यक संकल्प, ये तीन हो गए माइंड से रिलेटेड। उसके अलावा फिर आओ विजन पे आ जाओ।
सम्यक विजन मतलब राइट विजन मतलब सम्यक दृष्टि हो गया। फिर आप बोलने पे आ जाओ। सम्यक वाणी होनी चाहिए आपकी, मतलब यदि आप वाणी को सम्यक नहीं करोगे तो फिर तो दुख आएंगे ही आएंगे। यदि आप वचन ढंग से बोलोगे तो आप दुखों का एंड कर सकते हो। उसके अलावा आप फिर हाथों पे आ जाओ। आपकी जो जो जीविका है, आजीविका है, वो ढंग से होनी चाहिए। सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम होने चाहिए। ये सब तरीके से आप एक अच्छी आजीविका का निर्वहन कर सकते हो। चलो मैं इसके लैपटॉप से ही पढ़ा देता हूँ आज तो ना। तो राइट माइंडफुलनेस हो गया, राइट कंसंट्रेशन हो गया, राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट थॉट हो गए, राइट स्पीच हो गई, राइट एक्शन हो गए, राइट लाइवलीहुड हो गए, राइट एफर्ट हो गए। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसको प्रशासन में कैसे, राइट माइंडफुलनेस, यदि माइंडफुलनेस अच्छी है तो मैं क्राउड को कंट्रोल अच्छे से कर सकता हूँ। मान लो मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो मैं अच्छे से क्राउड को कंट्रोल कर पाऊंगा ना। यदि मैं मेरा कंसंट्रेशन सही है, कौन सी भीड़ का हिस्सा हिंसक है, कौन सा नहीं है। तो एक प्रशासक को राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। राइट स्पीच, हेट स्पीच है आजकल, उसके अगेंस्ट यदि मैं एक्शन लेता हूं तो राइट स्पीच हो जाएगी। मैं कैसे डील कर रहा हूं, अपनी जनता से कैसे डील कर रहा हूं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कैसे डील कर रहा हूं, तो राइट स्पीच आ जाएगी ना। सोशल मीडिया कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मैं, या फिर फॉलो करवा रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो राइट स्पीच आ जाएगी। राइट एक्शन, मेरे जो सारे एक्शन है वो लॉ के हिसाब से होने चाहिए, है ना, एक प्रशासक के। उसके राइट लाइवलीहुड, आपकी आजीविका, मतलब आप करप्शन नहीं कर रहे, आप चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक्शन ले रहे हो, तो ये सब चीजें आपको एक अच्छा प्रशासक बनाती है। तो आपने एट फोल्ड पाथ को, अब हर चीज के लिए राइट, जैसे राइट विजन हो गया, आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। तो अब प्रशासन में बताओ, आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि राइट विजन को आप प्रशासक, एक अच्छा प्रशासक बनने में कैसे हेल्प कर सकते हो, राइट विजन को, है ना। बताओ बताओ बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपना माइंड एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, एग्जाम में ये कितना रटोगे, ठीक है। मतलब इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है टीचिंग्स, ये तो आपको रटनी है ना, कि विनय पितामह हो गया, धम्म हो गया, चार नोबल ट्रुथ कौन से, लेकिन जो राइट वाला पार्ट है ये तो आपको सोचना पड़ेगा अब। तो अब तक शायद आपने लिख दिया होगा, मैं रुक रहा हूँ। राइट विजन, या कोई भी लिख दो, राइट जो लाइवलीहुड मैंने कवर कर लिया, एक्शन कर लिया, स्पीच कर लिया, माइंडफुलनेस, कोई भी उठा के लिख दो आप। राइट विजन कर लो, राइट राइट थॉट कर लो, राइट अंडरस्टैंडिंग कर लो, कोई सा भी कर लो, राइट कंसंट्रेशन पे एग्जांपल दे दो प्रशासन का। जैसे सम्यक दृष्टि की मैं बात करूं, तो मेरी जो दृष्टि होनी चाहिए वो सबके लिए समान होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। समान दृष्टि से देख रहा हूं मैं सबको। मेरे लिए कास्ट, क्रीड, क्लास, प्लेस, जेंडर, ये सब मैटर नहीं करता है। मुझे कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं समान दृष्टि से करूंगा उसको। राइट विजन के अलावा जैसे यू टीजिंग वाली होती है, छेड़खानी होती है बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, उनको कंट्रोल करने के लिए मैं एज एन आईपीएस और आईपीएस ऑफिसर अच्छी भूमिका निभा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग में क्या है भाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चीजी गैप वाला आपको एप्लीकेशन अच्छे से बताऊंगा। चीजी गैप क्या होता है, किसी भी चीज का एप्लीकेशन लिख रहा हो तो आप चीजी गैप हमेशा माइंड में रखो। चीजी मतलब कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइंटिफिक, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये सारे डायमेंशन आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मध्यम मार्ग कल्चर में अपनाना चाहता हूँ। कल्चर में मध्यम मार्ग क्या हो गया कि मुझे रिलीजियस हाइपरसिटी भी नहीं होनी चाहिए और रिलीजियस एपैथी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे रिलीजियस टॉलरेंस, मध्यम मार्ग क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब रिलीजियस एपैथी ऐसे कि मैं नहीं मानता ये भगवान भगवान को, मैं ये फालतू की चीजें ही है, इससे भी प्रशासक की, आप अच्छा प्रशासक नहीं बन सकते क्योंकि आप लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट कर दोगे। या फिर रिलीजियस हाइपर हाइपर रिलीजन, रिलीजियस हो रहे हो आप, कि आप मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, बाकी रिलीजन के प्रति इंटॉलरेंट हो रहे हो। आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, रिलीजियस टॉलरेंट, कि हाँ ठीक है मैं अपने भगवान को मानता हूँ, बाकी की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरी फेथ इस पर्टिकुलर उसमें, या फिर मैं नास्तिक हूँ लेकिन मैं बाकी लोगों की जो आस्था है उसकी, उसका सम्मान करता हूँ। तो ये हो गया कल्चरल, है ना। उसके बाद जैसे इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल में मध्यम मार्ग क्या हो जाएगा भाई, इकोलॉजिकल में तो कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि हाथ पे हाथ धर के बैठ के डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अति दोहन कर रहे हो, आपको माइंडलेस कंजम्पशन करना है रिसोर्सेज का, ये इकोलॉजिकल हो गया। इकोनॉमिकल, ऐसा भी नहीं कि आप निष्काम कर्मी होने के चक्कर में आप निठल लोगे, आप बैठ ही गए, आपको अर्थ से मतलब ही नहीं, धन कमाना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आप एक ग्रीडी हो गए, करप्ट हो गए, ऐसा भी नहीं करना, आपको मध्यम मार्ग, आपको लेजिटिमेट अमाउंट से धन कमाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजी गैप पे सोचोगे ना, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगी, पॉलिटी, पॉलिटी में हमने क्या किया, पॉलिटी में हमने कौन सी राजनीति हमने चूज की, हमने चूज की जैसे इकोनॉमिक मॉडल ले लो, इकोनॉमिक मॉडल हमने कौन सा चूज किया, हमने न तो प्योर कैपिटलिज्म चूज किया, न प्योर कम्युनिज्म चूज किया, हमने क्या, मिक्स इकोनॉमी हमने चूज की, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली चीज आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मध्यम मार्ग चुना है। तो ये मध्यम मार्ग कहीं भी लगा सकते हो आप। पर आप ये क्या क्या प्रमोट करता है, रिलीजियस टॉलरेंस, मिक्स इकोनॉमी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। एक एक प्रशासक के लिए मध्यम मार्ग, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो हुआ, उसको नहीं मतलब कि कौन बीजेपी कौन कांग्रेस हो तो मध्यम चलेगा, उसको तो जो गवर्नमेंट, जो पार्टी इन द पावर उससे मतलब है।
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, डिप्लोमेटिक एक्यूमेन कि इंडिया का रशिया और यूक्रेन पे क्या स्टैंड है। आप सीधा-सीधा यूक्रेन की साइड नहीं ले सकते, क्योंकि उससे रशिया नाराज़ होगा और रशिया से तो हमारी तेल की सप्लाई आती है, स्ट्रैटेजिकली रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आप सीधे-सीधे रशिया की साइड नहीं ले सकते, यूक्रेन नाराज़ होगा तो आप यूएसए का वो मोल ले लोगे, दुश्मनी मोल ले लोगे क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है दोनों, ठीक है? तो नाटो का इन्फ्लुएंस है यूक्रेन पे, तो आपको मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा एजेंट फॉरेन मिनिस्टर या फिर फॉरेन ऑफिसर, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको इमोशंस और इंटेलिजेंस में मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। आप हर टाइम रेशनल नहीं हो सकते। आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के सामने हमेशा ज्ञान दोगे तो फिर आपका रिश्ता सही नहीं चलेगा। आपको साथ में इमोशंस का भी कैटर करना पड़ेगा और सिर्फ आप इमोशनल होके जान देने के लिए रेडी रहोगे तो भी वो छोड़ के भाग जाएगी आपको। आपको इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये मध्यम आप देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन सोच सकते हो, इंडिविजुअल सोच सकते हो, इंटरनेशनल सोच सकते हो, चीजी के में कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। विनय पिता का क्या था, डिसिप्लिन्ड लाइफ ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स जो थे उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। तो अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक किताब होती हुआ करती थी, विनय पिटक, ठीक है। पिटक है, हाँ, हिंदी में पिटक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किताब कौन सी है जो उसको डिसिप्लिन लाइफ के लिए वो करती है बाध्य, कोड ऑफ कंडक्ट वाली किताब, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जितने भी लॉज हैं वो सारे, तो सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल 1964, राजस्थान सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1971, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऐसी बुक है जो कि डिसिप्लिन रखने में मदद करती है, ठीक है। धम्मा टू अपहोल्ड बुद्धास प्रिंसिपल, धम्म का मतलब ये था कि बुद्धा ने जितने भी प्रिंसिपल्स किए उनको अपहोल्ड करना है। एक प्रशासक के लिए धम्मा क्या हो गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनको अपहोल्ड करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। देखो, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इज एंडलेस, लिमिटलेस, इनफाइनाइट। तो ये वाला पार्ट तो नॉलेज है, ये तो आपको रटना है। ये वाला पार्ट आप खुद से सोच सकते हो। अब इस कंडीशन में आप आ गए हो, ठीक है। ये हिंदी में कर दिए मैंने। धम्म बुद्धि के सिद्धांतों का कायम रखना, एक प्रशासक के लिए धम्म संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों को कायम रखना है। विनय पिटक भिक्षुओं का अनुशासित जीवन, आचार संहिता, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम हो गया, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 हो गया। ये एक प्रशासक को अनुशासित जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। मध्यम मार्ग में ये सारी चीजें बताई, धार्मिक सहिष्णुता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तटस्थता, सतत विकास, कूटनीतिक कौशल, ठीक है, भावात्मक बुद्धिमत्ता, इन सबको बढ़ावा देता है। समझ में आ गए। अब आते हैं जैन फिलोसॉफी पे। जैन फिलोसॉफी पे जैसे महावीरा का सबसे पहले तो भगवान महावीर का 5 ग्रेट वोज, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अब जैसे इसका सिग्निफिकेंस मॉडर्न डे में क्या है, अहिंसा में जो वॉर है, रशिया यूक्रेन के जो युद्ध हो रहा है उसके खिलाफ अहिंसा बोलती है। उसके अलावा क्रिमिनल्स को टॉर्चर कर रहे हैं मान लो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो उनके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, ये सारी अहिंसा को प्रमोट करते, हिंसा को प्रमोट करते हैं, तो इनके खिलाफ बोलती है, ठीक है। सत्य, सत्य के लिए इंटीग्रिटी इन ब्रॉडर सेंस, मतलब आपको प्रशासन में इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना। चोरी क्या है, करप्शन भी एक चोरी है, तो अगेंस्ट करप्शन, इंटेलेक्चुअल राइट्स का कोई वायलेशन कर रहा है तो वो भी चोरी हो गई, है ना। आईपीआर को का वायलेशन कर रहा है, मान लो जैसे कनेक्ट के कोई नोट्स उठा के अपने नोट्स में छाप दे रहा है, तो ये भी चोरी हुई ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है। तो आज के जमाने में देखो, मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट बताना है हमें, तो मॉडर्न डे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो 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 प्रोटेक्शन है वो बहुत काम की चीज हो गई है, गुड्स से ज्यादा भी ज्यादा काम की चीज हो गई है ना। तो जैसे मान लो कोई जीन थेरेपी है, कोई भी नया वैक्सीन बना है, इसके इंटेलेक्चुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्त्या का सिद्धांत काम आएगा। ब्रह्मचर्य, महिला के सम्मान की, सील की रक्षा करना, ब्रह्मचर्य सिद्धांत को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 51 एंजॉइंस अपॉन एवरी सिटीजन टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। जो भी प्रैक्टिसेज एक महिला के सील के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है, उसको रिनाउंस करना है, उसको त्यागना है। ये आर्टिकल 51 एक ड्यूटी बोलती है। तो ये भी ब्रह्मचर्य का पालन करना हो गया। विशाखा गाइडलाइंस होगी सुप्रीम कोर्ट की। अपरिग्रह नॉन पोजीशन, वही करप्शन के खिलाफ हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किया कि खाई जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हो, इतना भी नहीं करना है अपने को। अपरिग्रह का सिद्धांत यूज करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। ये हो गया। रत्नात्रय, 3 पार्ट टू सॉल्यूशन। कौन कौन से पार्ट है भाई, जैसे बुद्धा ने 8 पार्ट दिए थे, यहाँ पे महावीर ने 3 पार्ट दिए थे। सम्यक दर्शन होना चाहिए, आपके जो फेथ है वो राइट होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, आपकी नॉलेज राइट होनी चाहिए। और सम्यक चरित्र, आपका जो चरित्र, इनर कैरेक्टर है वो सम्यक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अब जैसे सम्यक ज्ञान से आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का ज्ञान होना चाहिए, आपको रिलीजियस हार्मनी और टॉलरेंस का ज्ञान होना चाहिए, आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी में आपकी आस्था होनी चाहिए। आस्था ही तो होगी फिर। एक मिनट, कोई आया है तो आज क्या मैं
अनफॉर्चुनेटली दिन में शूट कर रहा हूँ, मैं यूजुअली रात को शूट करता हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो। हाँ, सम्यक चरित्र, आप ये पढ़ लेना आप, सम्यक चरित्र में क्या क्या हो गए, कंडक्ट दैट लीड्स टू सर्विस ऑफ मैनकाइंड, गांधी तालिस्मान शुड बी मंत्र ऑफ एवरी पब्लिक एडमिशन। चरित्र कैसा होना चाहिए आपका, कंडक्ट कैसा होना चाहिए जो कि गांधी जी के तालिस्मान का वो करे, पालन करे, कि आपका कोई भी काम उस पर्टिकुलर आदमी की लाइफ को कैसे इंप्रूव कर रहा है, उस जो निचले तबके का जो सबसे गरीब इंसान है उसको कैसे इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जैनिज्म का एक प्रिंसिपल है, ऑल सोल्स हैव इक्वल वैल्यू, सारी जो आत्माएं हैं वो सबका मूल्य समान है ना। तो इसलिए हमें सारे जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो जैसे कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचपन बचाओ आंदोलन, उनको उनको जो बच्चों की जो आत्माएं हैं उनके प्रति एक स्पेशल लगाव हो गया था। प्रकाश बाबा आमटे ने को मैग्सेसे अवार्ड मिला था क्योंकि लेप्रोसी के खिलाफ उन्होंने काम किया था। और प्रकाश आमटेन तो शायद उनके बेटे थे, प्रकाश आमटे थे जिन्होंने जीव जंतुओं के की रक्षा के लिए किया था। जैसे सलीम अली को बर्ड वॉचर, जो बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो उन्होंने किया था। आप जादव पयंग का नाम ले सकते हो जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि सारे जीवों की जो आत्मा है वो समान, तो पेड़ पौधों की आत्मा को भी उतना ही वैल्यू देते हैं जैन जैन धर्म में, ठीक है। तो मदर टेरेसा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जादव पयंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से महाव्रत हो गए, रत्नत्रय हो गए, ये अपरिग्रह आगे आएगा यहाँ पे, है ना, 5 साथ ही आएंगे। सभी आत्माओं का मूल्य समान है। कैलाश सत्यार्थी हो गया, प्रकाश बाबा आमटे हो गया, उसके अलावा जादव पयंग सर हो गए, मदर टेरेसा हो गया, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, मैंने समझा दी आपको, ठीक है। उसके अलावा फॉरगिवनेस, मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं ना, जैन धर्म बोलते हैं मिच्छामी दुक्कडम। तो फॉरगिवनेस मतलब इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर को फॉरगिव कर दिया और कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया, ये मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद जापान ने यूएसए को हिरोशिमा और नागासाकी, सोचो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ। जापान बहुत एडवांस कंट्री है, जापान का न्यूक्लियर पावर नहीं होना सकता, लेकिन जापान न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूएसए को फॉरगिव किया। और फिर यूएसए की ही जिम्मेदारी है, जापान पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, कोई भी अटैक होता है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यूएसए की शरण में है जापान, ठीक है। तो राम ने फॉरगिव कर दिया था अपनी माता कैकेयी को, है ना, जिन्होंने 14 साल का वनवास दे दिया था। कर्ण ने कुंती को फॉरगिव कर दिया था, माफी दे दी थी, कुंती ने उनको बचपन में वो नदी में बहा दिया था और वो सब, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप माइथोलॉजी से दे सकते हो। कंसेप्ट ऑफ जिना, जिना मतलब जो जिसने अपने मेटेरियल और टेम्पोरल एग्जिस्टेंस पे विजय पा ली है, वो बियॉन्ड चला गया है, ठीक है, सिंपल लाइफ में बिलीव करता है, सेल्फ डिसिप्लिन में बिलीव करता है, वो होता है जिना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, लाल बहादुर शास्त्री, ये सिंपल लोग थे, ये बहुत हाइट पे थे लेकिन फिर भी सिंपल थे। यही तो वो है जिन है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आत्म अनुशासन के माध्यम से भौतिक और लौकिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर ली हो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम और दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ये उदाहरण मैंने दे दिया आपको। ये जैनिज्म में आपका हो गया खत्म। हिंदुइज्म की हम बात करें तो हिंदुइज्म में देखो वर्णाश्रम धर्म होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सब का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, डिवीजन और लेबर, कि ये एक्शन और नेचर पे है ना, तो ये हार्ड वर्क को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर पे है, तो ये क्या होगा, एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, दक्षता को प्रमोट करेंगे। यदि कोई एक पर्टिकुलर जो जनरेशन से मान लो कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो उसकी तो जीन में आ जाती है बढ़ई का काम करना, ठीक है ना। उसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, बिल्कुल, है ना, जैसे विश्वकर्मा की पूजा करते हैं बड़े लोग, तो और जो अपना जजमानी सिस्टम है ये कल्चर का पार्ट है। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एज वन कैन चेंज वरना, अब ऐसा नहीं कि बड़े का बेटा बड़े ही बनेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी पे वरना सिस्टम है, जन्म से नहीं बनता कोई भी वरना, जिसमें स्किल है, जिसका नेचर कैसा है, गुण कैसा है ना, उसके हिसाब से होता है। और सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। ये सारी चीजें रट लेना आप, देख लेना, समझा दिया ये मैंने, ये हिंदी भी कर रखी है इनमें। सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता को बढ़ावा देता है कौन, वर्णाश्रम सिस्टम। अनुकूलनशीलता और लचीलापन है, चेंज कर सकते हो आप। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण है, दक्षता को बढ़ावा देता है, और कर्म और स्वभाव पर आधारित है। उसके अलावा 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, हिंदू धर्म की। इनका मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट क्या है, धर्म के अनुसार जीवन जीना,
समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देगा, सामाजिक व्यवस्था और समरसता बनाई रहेगी, तब सोशल ऑर्डर बना रहेगा। सारे काम पुलिस थोड़ा ना करती है। बहुत लोग धर्म से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, इसलिए क्राइम नहीं करते हैं। ठीक है, मूल्य जैसे राम राज्य, शांति, सहनशीलता, ये सारे मूल्य कौन धर्म स्थापित करता है? सारे काम पुलिस नहीं कर सकती ना। ठीक है, अर्थ सही तरीकों से वैध मात्रा में धर्म कमाना, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, धन संचय के विरुद्ध है, माँ गृदा कश्यच विदनम, किसी के धन का लालच मत करो, साहित्य न दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, ये वाला अर्थ में आप कोट कर सकते हो। काम काम आत्म अनुशासन से, जो देखो, पेट की भूख हो गई, शरीर की भूख हो गई, फिजिकल नीड्स हो गई, ये सबको होती है। ठीक है, चाहे सेक्सुअल ड्राइव्स हो, चाहे वो पेट वाली भूख हो, लेकिन संयम में रह के, मतलब आप ऐसा नहीं कि बस इसी में लिप्त हो गए, है ना? तो जैसे आप लिकर भी पी रहे हो, दारू भी पी रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप बस बेवड़े बन गए, नहीं, वो उसका हर का एक संयम से चीजें होनी चाहिए, तो यही काम बोलता है। तो इसमें परिवार नियोजन हो गया, महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, कि आप जैसे ऐसा नहीं कि आप इतने पागल हो गए कि आप ईव टीजिंग कर रहे हो, रेप कर रहे हो, छीटाकसी कर रहे हो, महिलाओं का जो सील है उसका उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए। काम ये बोलता है। मोक्ष, सर्वोच्च सत्ता के साथ एक होना, मतलब अल्टीमेटली आप जो अल्टीमेट जो बीइंग है उसके साथ एक हो गए, विलीन हो गए उसमें। तो ये आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल जो मोक्ष वाली बात है वो समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो हिंदू धर्म का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन देखो, ये बता दिया मैंने, धर्म कारणों के सारों के बता दिए, वर्णाश्रम सिस्टम का बता दिया कि ये समाज में संस्कृति को प्रोटेक्ट करेगा, अनुकूलनशीलता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। संयम, क्योंकि हिंदू धर्म में संयम पे भी बहुत जोर दिया गया है, शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण, जैसे भोजन पर संयम, भोजन पे संयम से गैर संचारी रोग नहीं होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज नहीं होंगे, मोटापा, बीपी, नमक कंट्रोल में खाओगे आप, बारी चीजें, वसा, फैट को कम करोगे, है ना? उसके बाद शारीरिक इच्छाओं को संयम से विचार दिशा निर्देश हो गया। और मौद्रिक संयम, मॉनेटरी संयम से क्या होगा? ईमानदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा आएगी। ठीक है, तो ये सब, अब देखो वही वाली चीज हो गई, मैं कितना ही पढ़ाता जाऊं, कितना ही पढ़ाता जाऊं, एंडलेस है, आपको बस प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया साहब, खत्म। अब मान लो क्वेश्चन तो किसी पे भी आ सकता है, जैसे हिंदू, जैन और बुद्धा, इन पे आते हैं क्वेश्चन, तो इनको तो मैंने पढ़ा दिया। अब मान लो विवेकानंद पे आ गया, राजाराम मोहन पे, तो कितनों को रटो गया? इससे बढ़िया है मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। क्योंकि जीएस वाला पार्ट आपको पता है, जैसे राजा राम मोहन रॉय पे क्वेश्चन आ गया कि राजा राम मोहन रॉय की जो टीचिंग्स है वो मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी यूजफुल है, इसको एक्सप्लेन करो, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो आपको एथिक्स में नंबर लाने के लिए राजा राम मोहन रॉय की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो देखो, एक तो कैसे है कि लिंक विथ वैल्यूज आपके पास बहुत सारी, ईट ऑफ टॉपिक, ड्रैगन फ्लाई, चैंपी जेके, इनसे रिलेट करते हो। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था, क्यों किया? क्योंकि वो एम्पैथेटिक थे, है ना? उनकी सहानुभूति थी किसके प्रति? महिलाओं के समाज के प्रति। तो एम्पैथी आप हेडिंग डालोगे और फिर लिखोगे कि एम्पैथेटिक टुवर्ड्स विमेन ऑफ दैट टाइम, और फिर लिखोगे कि एबॉलिश सती विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। जीएस को आपको एथिक्स के साथ लिंक करवाना है ना? कंपेशन था उसमें, उनमें करुणा थी। ठीक है, वो लिबरल थे, ओपन थे, वो ओपननेस एक वैल्यू है, ओपन थे, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी से भी कुछ चीजें अडॉप्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स का आपको सोचना है, तो चीजी गैप पे आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। कल्चरल, हिस्टोरिकल, अब देखो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स मैंने सारी यहाँ पे लिस्ट कर दी है। कल्चरल प्रॉब्लम कौन कौन सी है? असहिष्णुता की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनल क्लेसेज होते हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड है ना? जैसे बेंगलुरु में हिंदी इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बेंगलोर में हिंदी बोर्ड्स पे हिंदी नहीं होनी चाहिए, हिंदी भाषी लोगों को पीटा मारा जा रहा है ना? मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जनरलाइज तो नहीं कर सकते, बट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कुछ कुछ जगह, तो ये इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है? असमानता, इनिक्विलिटी, पॉवर्टी, गरीबी, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण था, बेसिक नीड्स नहीं है लोगों के पास, है ना? रोटी कपड़ा मकान की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सब क्या हो गया? ये होगी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन है, इसको छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, 4 पे कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इकोलॉजिकल में पोल्यूशन है, बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज है, माइंडलेस डेवलपमेंट है, एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट को हिंदी में बोलेंगे अपन, मतलब एनक्रोच कर लेते हो आप, जैसे नदी है, नदी का पार्ट है, उस पर आपने मकान बना लिया, एनक्रोच कर लिया आपने, अतिक्रमण कर लिया आपने। ठीक है, तो एनक्रोचमेंट वाली प्रॉब्लम है, ये भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी? जेंडर इनइक्वलिटी है, मतलब लैंगिक असमानता है, चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड मैरिज है, डिसेबिलिटी, SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन, पुअर सैनिटेशन, ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी है? डिजिटल डिवाइड है, ऐसा मानता है बहुत ज्यादा तकनीकी, कि गांव में नेटवर्क नहीं है,
शहरों में 5G चल रहे हैं, गाँव में 4G भी ढंग से नहीं चल रहा। गाँव में लोगों के पास डिवाइसेज़ नहीं है। उसके अलावा कंट्री लेवल पे जाए तो जहाँ पे चाइना और यूएसए एआई एमएल पे काम कर रही है, वहाँ पे हम यहाँ पे तो अभी बहुत उस पे बहुत पीछे उनसे। डेटा जो डेटा माइनिंग है उसमें हम बहुत पीछे उनसे, तो ये डिजिटल डिवाइड है। बायोएथिक्स मतलब जैसे जीनोम को एडिट करके कुछ-कुछ किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जीवों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो कि एथिकल नहीं है ना? किसी को भी कुछ भी जीनोम टिप करते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, चूहों को, रैबिट्स को, इनको, वो एथिकल नहीं है। एआई पे एथिक्स, एआई कहाँ जा रहा है? इस पे भी एथिक्स लानी पड़ेगी। कोविड के टाइम पे एथिक्स का वायलेशन हुआ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे बहुत बार टीकों का परीक्षण करने के लिए लोगों को बताया नहीं जाता और नए टीकों का उनके पे परीक्षण कर दिया जाता है ना? बाद में कोई भयंकर मान लो डिजीज़ डेवलप हो गई तो अनएथिकल है ना? उनको बताना तो चाहिए ना कि आप बुखार के लिए आप पे टीकों का परीक्षण किया जा रहा है। जैसे इंडिया की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे रिसर्च चल रही थी, तो वहाँ पे जो पेशेंट आते थे उनपे उनका बिना कंसर्न के टीकों का निरीक्षण किया गया उनपे, और कैंसर वगैरह कोई डिजीज़ डेवलप भी हो गई थी उनमें। तो वो बहुत क्या है, वो अनएथिकल है चीज़ें। इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू डिग्रेडेशन हो रहा है भाई, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना? इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म हो गया, रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई, वॉर, बॉर्डर डिस्प्यूट, अनफेयर ट्रेड, है ना? ये सब हो रहे हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डिवाइड, डिजास्टर्स, ये सब अनएथिकल चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में इनएफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी बोल दिया आपको ना। पॉलिटिकल में हेट स्पीच, फेक न्यूज, मैनिपुलेशन ऑफ वोटर्स, फ्रीडम पे कर्व है, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी, आप पढ़ लेना, हिंदी में भी दे दूंगा मैं आपको। अब जैसे विवेकानंद जी पे आ गया क्वेश्चन, तो जैसे कौन कौन सी टॉलरेंट थे, किसके प्रति टॉलरेंट थे? अब ये टॉलरेंस कहाँ से आया? ईट ऑफ टॉपिक से आया, ठीक है? कि वो भगवान जीसस और कृष्णा दोनों के को मानते थे वो, है ना? उनके पास दो किताबें होती थी, एक गीता होती थी और एक एक क्रिश्चियनिटी की किताब होती थी कुछ, ठीक है? ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसॉफी, एम्पैथी थी किसके प्रति? वो बोलते थे शिवा ज्ञान शिवा ज्ञाने जीव सेवा, मतलब जीव की सेवा करना ही भगवान शिव की सेवा करना है, ये बोलते थे वो, ठीक है? जैनिज्म का नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स के बहुत बड़े फैन थे वो। एजुकेशन पे काम किया, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टो ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। वुमनहुड पे काम किया उन्होंने, ये यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, वुमेनहुड पे काम किया, ठीक है? ओपननेस और लिबरल थे, कास्ट सिस्टम बोले कि रिजिड नहीं है, ठीक है? करेज के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि सारे टाइप के फियर, सारे टाइप के डर त्याग दो, तभी आपको असल में मोरलिटी को प्राप्त कर सकते हो आप, ठीक है? राजाराम मोहन रॉय का मैंने बताई दिया, जैसे एम्पैथी है, यूनिटी एंड ब्रदरहुड है। वो उन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड के बारे में कहा था कि भगवान एक है, ठीक है? तभी तो ब्रदरहुड और यूनिटी आएगी। सुपरस्टिशन के खिलाफ थे, एजुकेशन के बारे में क्या, सोशल इश्यूज, पॉलीगेमी, विडो रीमैरिज, कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ थे। फेयर एंड जस्ट सोसाइटी की बात करते थे, ठीक है? ये वैल्यू जी तो है। कंपेशन की बात करते थे, नो एनिमल शुड बी किल्ड एज सेक्रीफाइस, है ना? वो बलि प्रथा के खिलाफ थे राजा राम मोहन राय। तो बलि प्रथा के खिलाफ ये तो जीएस का पार्ट हो गया, उसको आपको कंपेशन से जोड़ देना है, ठीक है? एथिक्स से जोड़ देना है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी ये एंडलेस है, किसी भी उसका है, सेलिब्रिटी का है, सेलिब्रिटी बोल रहा हूँ, पर्सनैलिटी का है, लीडर का है, रिफॉर्मर का है, तो आपको वैल्यूज लिख देनी है उसकी सारी, है ना? तो भाई साहब अपना हो गया है लास्ट लेक्चर भी खत्म। हाँ, ये जो वैल्यूज है उनकी लिस्ट मैंने वीआईपी में आपको दे दी है, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, उनका सिग्निफिकेंस मैंने आपको दे दिया है, और उनके एग्जांपल जैसे एम्पैथी, एम्पैथी में पी नरहरि है, प्रशांत नायर है और महात्मा गांधी है। इक्वलिटी है, इक्वलिटी में नेल्सन मंडेला है, मार्टिन लूथर किंग और जीन रूसो है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी में लाल बहादुर शास्त्री और सतीश धवन साहब है। ये सारी 25-30 वैल्यूज की लिस्ट मैंने आपको वीआईपी में दे दी है, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है कि एथिक्स में फ्री में पढ़ाऊंगा सबको, तो ये वीआईपी में सबके लिए ओपन कर दूंगा। एक दो दिन में मैं चैनल पे डाल दूंगा ये वाली पूरी लिस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे सहानुभूति हो गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। समानता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरी क्यों है, और उसके एग्जाम्पल क्या है। ये सारे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 2 या 5 मार्कर का, कोई भी वैल्यूज पूछ लेगा और उसका सिग्निफिकेंस पूछेगा और एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे तो भी डालने ही डालने हैं। रीपा लाइट में आप एडमिशन ले सकते हो, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 3,000 है, न्यू स्टूडेंट के 5,000। रीपा लाइट में क्या क्या होता है, टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोज मिलेंगे कि जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को कैसे कवर करना है, आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? ये मेरी पेंसिल चल नहीं रही, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ माउस से ही, ठीक है? टेस्ट सीरीज, उसके अलावा कलम की वीडियो तो फ्री है ही सही। वीआईपी आपको मिल जाएगा, इसके साथ ही टारगेट 120 डेली प्रैक्टिस मिल जाएगी। हाँ, इसमें मेंटरशिप नहीं मिलती क्योंकि मेंटरशिप डीप एडवांस में है और उसमें एडमिशन क्लोज्ड है। आप एडमिशन ले सकते हो लेट्स कनेक्ट इट पे मैसेज करके टेलीग्राम चैनल पर। और अपना एथिक्स खत्म, टाटा बाय बाय गया, गुड बाय।
रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल जहां तक कोशिश है अपने को रेस्पेक्ट, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोनी है, लेकिन जितनी कोशिश हो दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है। सब अपनी किस्मत का खाते हैं, बात ये है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है। हाँ, मैं तो अभी 6 टाइम्स करने लग गया। मैं बिल्कुल प्राउडली बोल सकता हूँ अब तो मैं आपको कि अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं आपको पुश करूंगा। हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, और फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ टच में रहना है। अल्टीमेटली यही है जो है। बाकी तो आएंगे जाएंगे लोग। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे तो ठीक है। आप लाइक कर दो इसको यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दो। कमेंट जरूर कर देना। आज तो मुझे कमेंट चाहिए कि भाई साहब पहले दिन से लास्ट दिन का लेक्चर देखा है हमने, और फीडबैक दे दो भाई कमेंट में। ओवरऑल जैसा भी अच्छा बुरा कोई कमी मुझे सुधारनी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल में सुधारनी है, मेरी प्रिपरेशन में सुधारनी है, टेक्नोलॉजी में सुधारनी है, और कोई कोर्स के स्ट्रक्चर में सुधार करना है, किसी भी टाइप का सुधार, या आपको अप्रिसिएशन करना है कि हाँ बहुत अच्छा था, कैसा भी करना है यार कर देना कमेंट। यही पूंजी है बस। ये तो फ्री था कोर्स, और कमेंट के हिसाब से मान लो 100 कमेंट भी आ गए ना, तो फिर मैं जल्दी ही इकोनॉमिक्स जो है, राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी मेंस ओरिएंटेड, वो मैं ले आऊंगा। अप्रैल अप्रैल में मैं खत्म करवा दूंगा, 1 महीने में इकोनॉमी आपकी। या लेकिन डिपेंड करता है कि कमेंट कितने आते हैं, क्योंकि यार देखो एफर्ट मारने का फायदा तभी है जब लोगों तक बात पहुंच रही हो। मैं भी अपना टाइम खराब करूं और लोगों तक बात नहीं पहुंची तो क्या मतलब है, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप स्टेटस लगा देना। बाय बाय, टाटा, इट वाज ए नाइस जर्नी एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आप यहां तक डटे रहे मेरे साथ। ओके, बाय बाय। ये तो बातें हैं, बातें तो मेरी खत्म ही नहीं होती।